और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर में जमीन लीज पर देने के नियमों में बदलाव किया गया है। सरकार ने जम्मू और कश्मीर भूमि अनुदान नियम 2022 को अधिसूचित किया। ये नियम पूरे यूटी में लागू होगा। आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से यह लागू हो गया है। 9 दिसंबर 2022 को अधिसूचना प्रकाशित हो गई है। नियमों में बदलाव के अनुसार केवल 40 साल के लिए भूमि लीज पर दी जाएगी और सरकार के पास लीज देने या बेदखल करने का अधिकार होगा। नए भूमि अनुदान नियम 2022 के लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर के शहरों, कस्बों और स्वास्थ्य रिसोर्ट्स में सरकारी भूमि पर सभी एकाधिकार समाप्त हो जाएंगे। और महबूबा मुफ्ती का कहना है कि जमीन के लीज के कवानीन में तब्दीली से ताजिर यानी जो व्यापारी हैं वो प्रभावित होंगे। न्यूज़ 18 से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ये कवानीन होटल वालों और दीगर मकामी लोगों को सयाहती मकामात से बाहर करने के लिए बनाए गए हैं। पीडीपी की सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती हमारे साथ मौजूद हैं। महबूबा जी, पहले जानना चाहेंगे लैंड ग्रांट रूल्स जो हैं वो तब्दील हो गए हैं, इस पे आपकी क्या नहीं, देखिए ये तो हम बहुत पहले से कह रहे थे। पीडीपी की जो बीजेपी का जो मंशा है, जो उनके अजाइम है, वो आज खुल के सामने आ रहे हैं कि जो 370 ने खत्म किया वो उसके पीछे जो मकसद थे, उसके पीछे जो इनका एजेंडा था कि एक तो जो हमारे वसाइल है उनकी लूट और उसके साथ साथ हम लोगों को यहां जमीन से बेदखल करके सेटलर्स, जैसे कि मैं बार बार कहती हूं कि अच्छा नहीं लगता है कि अपने मुल्क के बारे में ये बात कहना, अपनी मुल्क की लीडरशिप के बारे में ये बात कहना, जिस तरह इसराइल गाजा में कर रहा है। सैनिक कॉलोनीज की बात करते हैं। मैं जब वजीर आला थी तब भी ये बात चली थी, पर मैंने उस वक्त इनको बिल्कुल मना किया था कि ये आप नहीं कर सकते हो। और आज देख रहे हैं, आज जबकि अब इनकी हुकूमत है, तो ये वो सब जो इनके इरादे थे, जो इनका एजेंडा था जम्मू कश्मीर को लेके, जिस एजेंडे को रोकने के लिए हम लोगों ने समझ लीजिए चाहे मैं थी या मुफ्ती साहब थी, हमने आग में छलांग लगाई बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के लिए, ताकि हम जम्मू कश्मीर को बचा सके। आज आप देखते हैं कि जो चीज हम बचा रहे थे इनके साथ सरकार में अलायंस करके, आज वो सारी चीजें, सारे इनके जो अजाइम है वो खुल के सामने आ रहे हैं। हमारी जमीनों पे हमला हो रहा है, हमारे बिजनेस पे हमला हो रहा है। जो बात आ रही है वो ये है कि जो असर रसूख रखने वाले लोग हैं उनको हटा के बाकी लोगों को दिया जाएगा, यहाँ के लोगों को दिया जाएगा। फिर ऐसे कैसे आप कह सकते हैं कि सेटलर्स ला रहे हैं? नहीं, ऐसी तो कोई, हमने तो देखा गरीब लोगों को भी, बेचारों को, जिनके पास कुछ मरले जमीन थी, जिनके जो गरीब से गरीब तक जो जंगलों के पास रहते थे, जिनके पास घास चराई थी, जिसके पास सरकारी जमीनें थी, वहां भी गरीब लोगों को ही निकाला है। तो अमीरों को तो, अमीर तो शायद कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो कुछ जो सफारिश इधर उधर कर सके, पर गरीब कहाँ जाएगा। और इसमें अमीर और गरीब की बात नहीं है। जो हमारे होटलियर्स हैं, जिनकी वजह से हमारी मईशत चलती है, जो हमारे बिजनेसमैन हैं, जिनके कमर्शियल बिजनेस एस्टैब्लिश किया इन जमीनों पे, जो दुकानदार हैं, जिनका रोजी रोटी इसी पे चलती है, तो जब ये उन सबको निकालेंगे तो ये तो सीधा हमला है हमारे कारोबार पे, हमारी मईशत पे हमला है। और मकसद क्या है? अगर आप देखेंगे उस ऑर्डर में, उसमें बाज़ाब्ता लिखा हुआ है कि जो सैनिक कॉलोनी, जो रिटायर्ड फौजी हैं, उनको ये जमीन दी जाएगी। तो इसका मकसद क्या है? तो साफ मकसद है। रिटायर्ड फौजी लिखा है कि खानदानों को जो शहीद हुए? नहीं, वो जो भी कुछ है तो वो तो आपको सीधे मकसद समझना चाहिए। क्योंकि मेरे टाइम में भी ये चाहते थे जम्मू कश्मीर में सैनिक कॉलोनीज बने, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा जम्मू कश्मीर की जमीन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है। तो ये तो बाहर के लोगों को आप क्यों, बाहर जो आप हिमाचल प्रदेश में देखिए, दूसरी स्टेट्स में देखिए, वहां तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, पर जम्मू कश्मीर को ही लेके। और लैंड लीज मामले पर महबूबा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम को कहना चाहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी हो, इन्होंने अपने ठेकेदारों के नाम ही हर बार आगे किए हैं। 2002 में अगर इन्होंने लीज पे कुछ होटलियर्स को दे दिया है तो वो इनके अपने ठेकेदार थे। चलिए आज 2022 है, 20 साल उन्होंने उसको लीज पे ले लिया है, उन्होंने बहुत पैसा कमाया है
हमारे नौजवान 12 लाख 13 लाख यूथ जो है इस वक्त हाथ फैलाए हुए बैठे हैं। अगर किसी यूथ को मिले बिना मजहब मिल्लत, तो इसमें महबूबा जी को क्यों ऐतराज है? मैं महबूबा जी को कहना चाहूँगा, आपके ठेकेदारों का राज खत्म हो चुका है। अब नए लोग यहाँ पे आए हैं। अब ये जो लीज पे जितने भी होटल्स हमारे हैं, जितना भी हमारा कोई सरमाया है, ये नए लोगों को मिलेगा। आपके लोगों ने बहुत रेस्ट किया है और आराम भी किया है। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती के सैनिकों को लेकर दिए गए बयान पर जारी हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। जेकेएनसी के वरिष्ठ नेता शेख बशीर ने भारत चीन विवाद पर महबूबा मुफ्ती के बयान पर प्रतिक्रिया दी। शेख बशीर ने कहा कि भारत को इस विवाद को गंभीरता से लेना चाहिए। गौरतलब है कि महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि केंद्रीय सरकार सीमा पर हमारे जवानों को पलटवार की इजाजत नहीं दे रही, हमारे सैनिकों को जवाब देने से रोका जा रहा है और एलएसी पर हमारे सैनिकों की पिटाई हो रही है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का एक विवादित बयान आया है, जिसमें उन्होंने इंडियन आर्मी को घेरा है और कहा है कि केंद्र सरकार जो है इंडिया चाइना के मसले में इंडियन आर्मी के हाथ रोके हुए। जेके नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पर क्या सोचती है, उनसे बातचीत करेंगे। शेख बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, एक और महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान आया है, इंडिया चाइना विवाद जो लगातार चल रहा है, किस तरह से देखते हैं? और ये जो बात कही जा रही है कि उनके हाथ रोके गए, किस तरह से कहते हैं? पहली बात यह है कि उनका जो बयान है उसके ऊपर मैं अलग तरह से कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर मैं ये समझता हूँ कि पिछले 5-6 साल से इंडिया और चाइना के बॉर्डर के ऊपर गलवान वैली में हादसा हुआ, वहाँ फौजियों की जानें गई और उसके बाद मुझे लगता है कि हाई लेवल मीटिंग्स भी हुई और कहीं ये कामयाब नहीं हुई। तो इसमें सीरियसली एडमिनिस्ट्रेशन को लेना चाहिए, क्योंकि चाइना एक थ्रेट है हमारे इस रियासत के लिए भी और हमारी जो बॉर्डर मिल रही है। अब कल जो ये वाक़ा हुआ है उससे लगता है कि एक्सकेलेट हो रहा है ये सिचुएशन। इसको डी एस्केलेट करने के लिए कुछ भी किया जाना चाहिए, ताकि ये सिर्फ बयानबाजी से नहीं। कल मैं आज ही मैं पढ़ रहा था कि होम मिनिस्टर साहब कहते थे कि 1 इंच नहीं ज़मीन देंगे, तो बयानों से नहीं होना चाहिए, उसको प्रैक्टिकली करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मुफ्ती का ये भी बयान आया है कि जो लैंड लॉज में कल बदलाव किया गया है, जिसमें कि पुरानी लीज जिनके पास थी जो खत्म हो रही है, उसे अब जल्द से जल्द वापस लेकर मार्टियर्स की फैमिली या बाकी वेलफेयर में यूज किया जाएगा। मुफ्ती कह रहे हैं कि इजराइल बनाने की से कोशिश की जा रही है। बुनियादी तौर पे 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत से कानूनों को तब्दील किया जा रहा है और कर भी रहे हैं, और ये सब कुछ जो हो रहा है वो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप कर रहा है। ये गलत है। ये कानून बनाना, कानून को लोगों के हित में रखना, ये जो डेमोक्रेसी में चुने हुए लोगों का काम है। तो इसमें ये जल्दबाजी में है। और मैं ये समझता हूँ कि अभी आज ही सुबह मैंने देखा, हमारे एक साथी ने कहा कि मुझे 4 कनाल का वहाँ बटल बालिया में हमने मांगा है, वो दे नहीं रहे हैं पिछले 3-4 साल से। लेकिन 200 कनाल 150 कनाल उन एंटरप्रेन्योर्स को अलॉट कर रहे हैं जो यहाँ के नहीं हैं। तो वो यहाँ के लोगों को नॉन लोकल्स के ऊपर कुर्बान मत करो, और यहाँ के जो लोग हैं अगर वो एंटरप्रेन्योर सामने आ रहे हैं, जो मैं इनका प्रोपेगेंडा भी सुन रहा हूँ, तो उनको पहली तरजीह के ऊपर वो ज़मीन दे दो ताकि वो यूनिट लगाएं। और ये जो कानून है इस तरह के, इसमें तब तक तब्दीली ना किया जाए जब तक इलेक्टेड गवर्नमेंट ना बने। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने भारतीय सेना पर टिप्पणी को लेकर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती को उन वीडियो को जरूर देखना चाहिए जो स्पष्ट रूप से दिखाती हैं कि कैसे हमारे बहादुर जवानों ने अरुणाचल प्रदेश में चीनियों को पीछे धकेल दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि सैनिकों को लेकर कोई भी राजनीति नहीं खेली जानी चाहिए और किसी को भी हमारे जवानों की बहादुरी पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने आज फिर टारगेट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, कहा कि उनके हाथ बांधे हुए हैं जो आर्मी के, तभी ऐसी घटनाएं हो रही है अरुणाचल प्रदेश। देखिए, मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा को पता नहीं क्यों इतनी परेशान है। सारी दुनिया ने देखा कि कैसे तवांग के एलएसी के साथ लगे चाइना के साथ जो सीमा है वहां भारतीय सेना ने जबरदस्त तरीके से चाइना की साजिश को फेल किया है। भारतीय सेना के जवानों ने पीट पीट कर चाइना
की आर्मी को वहां से भगाया है। कान पकड़ पकड़ कर चाइना की आर्मी को वहां से भगाया हिंदुस्तान की फौज ने। हिंदुस्तान की फौज दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है और हिंदुस्तान की आर्मी को युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए 24 घंटे तैयार रहने के ऑर्डर्स पहले ही हमारे रक्षा मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं। हाथ तो कांग्रेस के जमाने में बांधे गए थे आर्मी के, बीजेपी ने तो आर्मी को छूट दी है कि बॉर्डर पार से अगर एक गोली चलती है फिर इधर से गोलियां गिनने की जरूरत। एक बार फिर आपका स्वागत है। पुंछ जिले को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड पर कल रात कश्मीर की तरफ से आते हुए बीच रास्ते में फंसे 30 यात्रियों और 15 वाहनों को कड़े प्रयासों से बचा लिया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जेसीबी मशीनों की सहायता ली गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कल देर रात मुगल रोड पर पोशाना में तैनात सेना और पुलिस को इस बात की सूचना मिली थी कि मुगल रोड पर पुंछ जिले की तरफ पाला जमने से एक ट्रक सड़क पर फंस गया है और उसके पीछे कई अन्य वाहन भी फंस गए हैं। सेना और पुलिस के समय पर की गई कार्रवाई से कई कीमती जानें बचाई जा सकी। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की, जिस पर सीटीआई ने कहा कि वो देखेंगे और लिस्ट करेंगे। तुलैल के डीडीसी सदस्य एजाज राजा का कहना है कि तुलैल तहसील R&B सब डिवीजन की असली हकदार है। एजाज राजा ने कहा कि R&B विभाग के पुनर्गठन के बाद तुलैल तहसील को R&B सब डिवीजन दिया जाना चाहिए, क्योंकि तुलैल तहसील में करीब 50 गांव बसे हुए हैं और ये तहसील करीब 80 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। देखिए, जैसा कि इस वक्त गवर्नमेंट R&B सेक्टर में रीऑर्गेनाइजेशन करने जा रही है, तो जहाँ तक गुरेज तिलेल की बात है, इस वक्त हमारे गुरेज में एक सब डिवीज़न फंक्शन कर रहा है R&B का, और जहाँ तक हमारा तहसील गुरेज है बख्तौर को लेकर, उसमें 20 के करीब विलेजेस हैं। और जहाँ तक मैं तिलेल की बात करूँगा तो तिलेल में 48 से भी ज़्यादा विलेजेस हैं और 80 किलोमीटर से भी ज़्यादा एरिया में जो है वो हमारा तिलेल पड़ता है। हमारा जो ब्लॉक है वो भी अलग है, हमारा जो तहसील है वो भी अलग पड़ता है। और जहाँ तक डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करेंगे हम, तो गुरेज अलग डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी और तिलेल अलग डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो यहाँ पे मेरी हुकूमत से पुरजोर गुजारिश रहेगी कि तिलेल में एक R&B सब डिवीज़न कायम करें, ताकि वहाँ पे जो तिलेल में हमारे तामीर और तरक्की के काम हैं उनमें मज़ीद पेशरफ्त की जाए। तो इस मुतालिक आज मैंने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से रुजू किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें एक मुसब्बत पेशरफ्त की जाएगी और हमारे तिलेल के साथ। पुलिस और सेना की एक संयुक्त टीम ने बुधवार दोपहर बारामूला जिले के पाटन इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे एक IED जैसी सामग्री को नष्ट कर दिया। गौरतलब है कि श्रीनगर बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक संदिग्ध बैग मिला था। सूचना मिलने ही सेना की 19 RR, पाटन पुलिस और CRPF ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। IED जैसा डिवाइस का पता चलने के तुरंत बाद यातायात रोक दी गई। जांच के बाद बम निरोधक दस्ते को तुरंत मौके पर बुलाया गया। BDS ने कहा कि टीम ने बिना किसी नुकसान के IED को नष्ट कर दिया है और बाद में यातायात को बहाल कर दिया गया। और अब खबर हिमाचल से। हिमाचल के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरे पर रवाना होने से पहले CM सुक्खू ने मीडिया से बात की और अपने दौरे, शीतकालीन सत्र, मंत्रिमंडल विस्तार जैसे अहम मुद्दों पर जानकारी दी। केंद्रीय नेतृत्व से मिलना है और भारत जोड़ो यात्रा में जो राहुल गांधी जी चल रहे उस यात्रा में हमने जाना है। हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो सरकार है वो जनता के हित में और जनता के हित के लिए बनी है। अभी तो हमारी जो कैबिनेट का विस्तार होना है उस सिलसिले में भी चर्चा करनी है और इस दृष्टिकोण से कि जिनके जो कार्य है उस कार्य को कैसे आगे बढ़ाया जा सके।
विधानसभा का सेशन दो प्रकार से विचार किया जा रहा है। या तो वो 28, 29, 30 को होगा, लेकिन टूरिस्ट सीजन होने के कारण मैंने कहा है कि इस पर हम पुनर्विचार कर सकते हैं, या फिर वो 15 जनवरी के बाद होगा। मैं टाइम अभी हमने प्रधानमंत्री से मिलने का भी हमने कृषि कॉल के लिए उनके पास जाना है। अभी मैंने टाइम नहीं मांगा है, क्योंकि पहले दिल्ली की जो बैठकें और जो हमारी रेजिडेंस कमिश्नर है उसको बोला है, और जल्दी हम प्रधानमंत्री से भी मिलने का प्रोग्राम बनाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा में मैं, प्रदेशाध्यक्ष, सभी विधायक उस यात्रा में जा रहे हैं। कल हम उस यात्रा में शामिल होंगे और 16-17 तारीख को हम दिल्ली आएंगे। फिर हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है उनसे बातचीत की जाएगी। फिर उसके बाद बातचीत करने के बाद फिर मैं वापस शिमला आऊँगा, फिर आपसे बात करूँगा। मैंने कहा ना, हम सत्ता के लिए नहीं चाहते। अभी मेरे ध्यान में कोई प्रशासनिक फेरबदल नहीं है। नीड बेस पर प्रशासनिक फेरबदल होगा। हमने काम बांट दिया है, सभी डिप्टी कमिश्नर्स को हमने काम दिया है, टारगेटेड काम है। और अगर सभी अच्छा कार्य करते हैं, प्रदेश के हित में कार्य करते हैं, तो ये रिवाज बदलना होगा कि हम आए सत्ता में और फटाफट डीसी एसपी चेंज कर दे, ट्रांसफर कर दे। इस दृष्टि से मेरा कार्य प्रणाली नहीं है। मैंने कहा कि हम सत्ता के लिए नहीं चाहते, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। इसीलिए कई लोग ये समझते हैं कि हम आते ही सत्ता में बदले। ऐसा नहीं है, हमने काम करना है, हम काम के लिए आए हैं। हम कोई ट्रांसफर करने नहीं आए हैं। जहाँ जरूरत होगी वहाँ ट्रांसफर करेंगे। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने न्यूज 18 से खास बातचीत में सुक्खू सरकार पर फिजूल खर्ची के लिए हमला बोला है। इस खास बातचीत में पूर्व सीएम ने संस्थानों की अधिसूचना रद्द नहीं करने की चेतावनी भी दी। पूर्व सीएम ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी के हार के कारणों पर भी मंथन होगा। में नई सरकार का गठन हो गया है और कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभाल ली है। अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं निवर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। बात करेंगे इनसे कई मसलों के ऊपर, सरकार के जो हाल का कार्यकाल है उसके ऊपर भी, और आगे जो भाजपा के कार्यक्रम है उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। ठाकुर साहब, सुक्खू सरकार सत्ता में आ गई है और एक नया रिवाज भी शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश में पहले एक उप मुख्यमंत्री नहीं होता था, लेकिन इस बार सत्ता संभाली कांग्रेस ने और उप मुख्यमंत्री भी है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, मैं अभी कोई बहुत ज़्यादा टिप्पणी इस पर करना नहीं चाह रहा हूँ। इसलिए नहीं करना चाह रहा हूँ कि सरकार बनी अभी कुछ दिन ही हुए हैं और दो मतलब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री छोटे हिमाचल प्रदेश में बनना अपने आप ये संदेश देता कि वहाँ पर झगड़ा जमेला है। इस बात को कोई छुपा नहीं सकता है और इस बात को हम क्या कहें, लोगों ने ही देखा है। जब यहाँ पर सरकार बनने के लिए जब बहुमत हासिल किया तो उसके बाद एक ही बात को लेकर के कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो सब तरफ से नारे लगे और आपस में धक्का मुक्की हुई है और अच्छी खासी हुई है, जो सभी लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। तो इसलिए उस सारी चीज़ को शांत करने की दृष्टि से किया गया है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अभी बहुत जल्दी होगी उन सारी चीज़ों को लिए कहने की कि हिमाचल आगे बढ़ना चाहिए, ये हम सबका लक्ष्य है। लेकिन इस प्रकार से जब सत्ता के केंद्र बहुत जगह हो और सत्ता में आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी हो और मुख्यमंत्री विकास के लिए फोकस नहीं कर पाएंगे, मुश्किल आएगी उनको ऐसे में, जब खास तौर से ऐसे तरह के झगड़े जमेले होंगे। तो ऐसे में मेरा ये मानना है कि, और दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन स्टेट की, कहा तो बहुत लंबा भाषण सब लोग देते थे, हमको कहते थे कि मंत्री बना दिए, चेयरमैन बना दिए। तो यहाँ पर भी तो हर रोज़ खबर आ रही है कि अभी कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ नहीं, मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री तो बना ही दिए और उप मुख्यमंत्री को भी मुझे मेरी जानकारी के मुताबिक पूरा प्रोटोकॉल वही दिया गया जो चीफ मिनिस्टर को दिया गया है। लेकिन उसके साथ साथ में जो कुछ लोग और बनाए गए हैं और उनको भी दर्जा जो है कैबिनेट का ही दिया जा रहा है। तो सारी चीज़ें कैबिनेट में गठन में अभी तक बाधा है, लेकिन कैबिनेट में वो लोग जो अभी तक चुनाव नहीं लड़े हैं वो कैबिनेट में आ गए। तो ये पहली बार हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। तो ये नई तरह की परिस्थिति हमारे सामने देखने को मिल रही है। तो अभी
लोग भी देख रहे हैं नज़दीकी से कि सरकार बनी है, कैसे चलती है, कैसे करती है। तो अभी मुझे उचित नहीं कहना, मैंने शुभकामनाएं दी है सुखविंदर सुक्खू जी को, और वो ऐसी पृष्ठभूमि से हैं जहां उनके परिवार में कोई राजनीति में नहीं था जैसा हमारे परिवार में, और ऐसे परिवार से है जहां पर कोई आर्थिक पृष्ठभूमि भी इस तरह की नहीं थी क्योंकि बड़ी ऐसी थी जिसके कारण वो आगे बढ़े हैं। तो ऐसे में मैं उम्मीद करता हूं, मुझे पूरा भरोसा है कि वो जो जनहित में जो चीज़ें करने की हैं उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे, गरीब लोगों के लिए मदद करेंगे। डिसीजन कुछ हुए हैं अब, एक बड़ा जिसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में है, डी नोटिफाई करने की बात कही गई है, और जो टेंडर्स वगैरह हैं अलग अलग डिपार्टमेंट, उनको रिव्यू करने की बात कही गई है, कमेटियों का गठन तक हो गया। देखिए, रिव्यू करने का अधिकार है, वो करना भी चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। उनको हमारी मंशा पर हमारे गवर्नमेंट के दौरान कुछ काम हुए हैं, उनको रिव्यू करने का अधिकार है। लेकिन ऐसे में रिव्यू करके मंशा इस तरह की जाहिर की जाए कि रद्द करेंगे, कैंसिल करेंगे। जो इंस्टीट्यूट खोले गए हैं, जो ऑफिस खोले गए हैं, बीडीओ का ऑफिस है, तहसील का ऑफिस है, एसडीएम का दफ्तर है, फंक्शनल हो चुके हैं, उनको कैसे रद्द करेंगे? अगर करने की बात आती तो साफ जाहिर होती है कि मान के चलना पड़ेगा कि वो उन्हें हिमाचल प्रदेश में वही परंपरा शुरू कर दी जिस परंपरा को हमने 5 वर्ष पहले बंद किया था, बदला बदली की भावना से। चुनावों के अगर ऊपर हम फिर से आए, भाजपा की हार हुई है, अब रिव्यू कुछ हुआ होगा, क्या अभी तक हुआ है? क्या लग रहा है मोटा मोटा हार के कारण क्या हो सकता है? देखिए, अभी तक हम इस तरह से नहीं बैठे, अभी तक हमने कभी इस तरह से बातचीत नहीं किया, लेकिन इतना जरूर है कि हमने हिमाचल प्रदेश में जो हमारे पार्टी के साथी चुनाव लड़े हैं या जिनने चुनाव लड़ाए हैं उन लोगों से मिलना हो रहा है, अपने अपने अनुभव बता रहे हैं, अपने अपने सुझाव भी दे रहे हैं आने वाले समय के लिए। लेकिन इतना जरूर है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़बरदस्त मुकाबला हुआ है, और जनादेश की अगर हम बात करें तो 37,000 वोट यानी कि 0.9% का अंतर है, जिस बात को हमको समझना पड़ेगा। ये एक तरफा जनादेश नहीं है, नंबर ऑफ सीट्स का ये हो सकता है, लेकिन अगर लोगों के मन में भाजपा के लिए क्या है, कांग्रेस के लिए क्या है, वो अंतर बहुत मामूली। और हिमाचल के इतिहास में पहली बार इस चीज़ को देखा गया कि इतना कम अंतर है। एक और बड़ा विषय है, बागियों का क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि अब जितनी वोटों से भाजपा हारी है उससे कहीं ज़्यादा वोट जो भाजपा के बागी खड़े थे उनको मिले हैं। हाँ, वो सारा आंकड़ा हमने देखा है कि बागी बहुत ज़्यादा वोट ले गए हैं, और हिमाचल जैसे छोटे स्टेट में जहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत छोटी है, वहाँ पर छोटे से भी 1000 वोट भी कोई अगर ले जाता तो वहाँ पर भी उसका रिजल्ट पर उसका इम्पैक्ट आया है। तो ऐसे में पार्टी के स्तर पर विचार करेंगे आने वाले समय।